एक आईटी जायंट कंपनी के अंदर क्या सच में एक अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा था? टीसीएस नासिक केस की असली कहानी आखिर है क्या? ये एक ऐसा कॉरपोरेट स्कैंडल है जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मेगामाइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम मुश्किल से मुश्किल केस को परत दर परत खोलकर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आज हम टीसीएस नासिक केस की गहराई में उतरने वाले हैं, एक सीक्रेट टिप ऑफ से लेकर उस अंडरकवर ऑपरेशन तक जिसने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नासिक में आखिर ये स्कैंडल शुरू कैसे हुआ। फिर हम आरोपों की पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। इसके बाद जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, पुलिस का वो सनसनीखेज अंडरकवर ऑपरेशन, उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि कंपनी और कानून का इस पर क्या कहना है, और आखिर में इस पूरे केस से हमारी इंडस्ट्री को क्या बड़े सबक मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जगह है महाराष्ट्र का नासिक शहर, जहां टीसीएस का एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर है, जिसे हम बीपीओ कहते हैं। आप जानते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में अक्सर युवा लोग काम करते हैं। माहौल काफ़ी हाई प्रेशर वाला होता है, 24 घंटे काम चलता है। और यही बीपीओ सेंटर देखते ही देखते एक नॉर्मल ऑफिस से एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन प्रोफेशनल दीवारों के पीछे असल में क्या पक रहा था। अच्छा, इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 8 दिनों के अंदर एक के बाद एक 9 अलग-अलग एफआईआर्स दर्ज की गईं, 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2024 के बीच। तो ये बिल्कुल साफ था कि ये कोई एक दो लोगों की घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही व्यापक और गहरा मुद्दा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चलिए अब इन आरोपों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, जिसकी जड़ें करीब 4 साल पहले तक जाती है। एफआईआर के हिसाब से देखें तो ये कहानी जनवरी 2020 में शुरू हुई। तब पहली विक्टिम की मुलाकात हुई मुख्य आरोपी दानिश शेख से। जुलाई 2020 आते आते दानिश पर आरोप लगा कि उसने शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए। फिर 2021 में विक्टिम ने टीसीएस बीपीओ ज्वाइन कर लिया। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया अगस्त 2023 में, जब आरोप लगे कि दानिश ने जबरन फिजिकल रिलेशन बनाए और एक दूसरे टीम लीडर ने भी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे धोखे का पर्दाफाश हुआ फरवरी 2024 में, जब विक्टिम को ये पता चला कि दानिश तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस केस में सिर्फ एक ही नाम नहीं है, बल्कि कई लोगों के नाम सामने आए हैं। एफआईआर्स में 6 टीम लीडर्स को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, सफ़ी शेख, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और रज़ा मेमन। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इनके साथ एचआर मैनेजर निदा खान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, एचआर मैनेजर, जिन पर शिकायतों को नज़रअंदाज करने और मामले को दबाने का गंभीर आरोप है। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कंपनी का इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था? ये आरोप भी कोई एक तरह के नहीं थे। जो 9 एफआईआर्स हुईं, उनमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। इनमें यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना, अजीब अजीब कमेंट्स पास करना, गलत तरीके से छूना, और अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसका काम बढ़ाकर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना, ऐसे कई गंभीर आरोप शामिल हैं। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज और कह सकते हैं सबसे फिल्मी हिस्से पर, पुलिस का अंडरकवर ऑपरेशन। जब सिस्टम के अंदर से आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी, तब पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बहुत ही अनोखा और हिम्मत वाला तरीका अपनाया। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई एक टिप ऑफ से। एक पॉलिटिकल वर्कर ने पुलिस को यह खबर दी कि बीपीओ में एक महिला को इस्लाम फॉलो करने के लिए प्रभावित किया जा रहा है। इसके बाद नासिक पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया। कुछ महिलाओं और पुरुष कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर बीपीओ के अंदर भेजा गया। सोचिए, करीब 3 हफ्तों तक इन अफसरों ने वहां के माहौल, लोगों की बातचीत और उनके बर्ताव पर चुपचाप नजर रखी और सबूत इकट्ठा किए। और इन्हीं सबूतों के आधार पर 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसने इस पूरे केस का भंडाफोड़ कर दिया। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, कंपनी और जो आरोपी थे उनके पक्ष की तरफ से भी बातें सामने आईं। तो चलिए कहानी के दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए,
एक तरफ टीसीएस का ऑफिशियल बयान आया, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में हैरेसमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जितने भी आरोपी कर्मचारी हैं सबको सस्पेंड कर दिया गया है और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के वकील का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि धर्म पर चर्चा करने का मतलब धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना नहीं होता और ईद जैसे मौकों पर मुस्लिम कपड़े पहनना एक कल्चरल बात है, ना कि धर्म बदलने का कोई संकेत। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। देखिए, ये केस सिर्फ टीसीएस नासिक तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे कॉर्पोरेट इंडिया और खासकर बीपीओ इंडस्ट्री के लिए कई बहुत ही जरूरी सवाल खड़े करता है और इससे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एम्प्लॉयज की सेफ्टी से जुड़े कानूनों को और भी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर की जा सकती है। तो इस केस से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, एक एक्टिव और निष्पक्ष एचआर डिपार्टमेंट की क्या अहमियत होती है। एचआर का काम सिर्फ हायरिंग करना नहीं, बल्कि एक सेफ माहौल देना भी है। यहाँ सवाल ये है कि शिकायतें एचआर तक क्यों नहीं पहुंची, या अगर पहुंची तो उन्हें दबा क्यों दिया गया। दूसरा, कंपनी के अंदर एक मजबूत इंटरनल ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम होना कितना जरूरी है। तीसरा, पॉश एक्ट यानी वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने वाला कानून, इसका सख्ती से पालन होना ही चाहिए। ये कानून सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ये केस ये भी दिखाता है कि कैसे टीम लीडर्स को मिला अनलिमिटेड अधिकार खतरनाक हो सकता है और एम्प्लॉयज की शिकायतों को दबाने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इस केस का असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है और अब दूसरी कंपनियों के कर्मचारी भी सामने आकर धार्मिक भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि टेक महिंद्रा के एक कर्मचारी के दावों से पता चलता है। तो ये दिखाता है कि ये समस्या शायद सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, आज की डिजिटल इकोनॉमी में भरोसा यानी ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। ये केस एक स्कैंडल जरूर है, लेकिन ये कॉर्पोरेट सिस्टम की कमजोरियों को पहचान कर उसे और मजबूत बनाने का एक मौका भी देता है। ऐसे ही और मामलों को गहराई से समझने के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।